हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक एपोकैलिप्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। यह नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी धूम मचा रही है, तो जाकर जरूर देखना, मूवी काफी अच्छी है। यह सेम नाम के 2020 में आई नॉवल के ऊपर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एमेंडा सैनफोर्ड को दिखाया जाता हुआ, जो कि एक सुबह अपने हस्बैंड क्ले को जगाती है और उससे कहती है कि उसने वेकेशन के लिए बीच के ही पास एयरबीएनबी से एक घर बुक किया है और काम के टेंशन की वजह से वो लाइफ में बहुत ज्यादा ही उलझ चुके हैं। तो यह उनके आराम के लिए एक अच्छा मौका है। और अमेंडा को लोग ज्यादा पसंद नहीं थे, वो सब पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाती, उनके बीच अच्छे से नहीं रह पाती और उसको मजबूरी में सबसे बात करनी पड़ती है। और ऐसे लोगों को मिसंथ्रोप कहा जाता है, यानी कि जो लोग इंसानों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते और उनसे बात करना नहीं चाहते। अब इनके 2 बच्चे हैं, बेटा का नाम आर्ची सैनफोर्ड है और बेटी का नाम रोथ सैनफोर्ड है, जिनके साथ यह बीच के पास बने हुए एयरबीएनबी होम पर पहुंच जाते हैं, जिसके साथ पार्ट 1 यानी कि द हाउस शुरू होता है। तो उन्हें यह घर काफी पसंद आता है, जहां पर एक पूल भी था, जहां पर बच्चे काफी एंजॉय करते हैं और यहां आकर वो भी काफी खुश थे। अब एमेंडा और क्ले घर के सामने जंगल के साइड में एक डियर और उसके बच्चे को देखते हैं, जिन्हें देखकर क्ले यह कहता है कि यह एक अच्छा मोमेंट होता है। और अब अमेंडा मार्केट से ग्रोसरीज लेने चली जाती है, जहां पर उसे एक दाढ़ी वाला व्यक्ति बहुत सारा पानी और कैंड खाना लेते हुए दिखाई देता है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। हालांकि वो उसको इग्नोर करके वहां से वापस आ जाती है। अब वो लोग वक्त बिताने के लिए बीच पर जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ी ऑयल शिप को दिखाया जाता है, जो कि सीधा किनारे की ओर बढ़ती जा रही थी, जिससे कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि अगर उसके सामने कोई भी आता तो उसका काम तमाम हो जाता। और शिप का लोगों से भरे बीच पर ऐसे आना काफी अजीब बात थी, और इतनी बड़ी ऑयल शिप का ऐसा आना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो वहां पर आना ही नहीं चाहिए था। तो यह अपने आप में काफी डरावना था। यह मान लो कि वहां पर ऐसा पहली बार हुआ था। खैर, अब वहाँ पर सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और बीच पर काम करने वाला एक वर्कर से क्ले इसके बारे में पूछता है। तो वह बताता है कि सुबह से ऐसी 3 शिप्स के साथ ऐसा हो चुका है। शायद कोई नेविगेशन दिक्कत हुई होगी, लेकिन यह चीज भी काफी बड़ी बात थी कि 3 शिप्स के साथ एक ही दिन में ऐसा होना। खैर, अब यह सभी घर के अंदर थोड़ा और वक्त बिताते हैं और बच्चों को सुलाकर एमेंडा और क्ले बात कर रहे होते कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वह दरवाजे को खोलते हैं तो बाहर जॉर्ज और उसकी बेटी होते हैं और जॉर्ज बताता है कि यह घर उसका है, वह उसका मालिक है और उसने ही एमेंडा से मेल के जरिए बात करी थी इस घर को रेंट पर लेने के लिए। और वो दोनों ही एक प्रोग्राम देखने गए हुए थे, जहां से वापस आते हुए उनको यह पता चला कि शहर में ब्लैकआउट हुआ है, मतलब कि पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो चुकी है और वो लोग बिल्डिंग के 14th फ्लोर पर रहते हैं, तो वो घर तक नहीं जा सकते। ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत था और वो अपने बिल्डिंग तक पहुंच भी गए, तो ऐसे में उनको पार्किंग में ही रात बितानी पड़ती। तो उन्होंने यह सोचा कि सेफ और कंफर्टेबल ऑप्शन उनका यही घर होगा, तो आज वो यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। लेकिन अमेंडा वैसे भी जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती थी, ऊपर से रात इतनी हो चुकी थी और उनके सामने एक अनजान व्यक्ति खड़े हुए थे और उनके लिए यह काफी अनसेफ हो सकता था। लेकिन ऑब्वियसली क्ले चीजों को थोड़ा लाइटली लेता है। हालांकि जॉर्ज उसको आधे पैसे वापस कर देता है, यानी कि $1000 वापस देता है, जो कि उसने लॉक क्लोजेट से निकाले थे, जिसकी की उसके पास थी और वहां पर हम उसकी सेफ्टी गन को भी रखे हुए देख पाते हैं। अब एमेंडा उसे अकेले में जाकर यह समझाती है कि वो लोग सेफ नहीं हैं, वो बेसमेंट में रहने का बोल रहे हैं और बच्चों के रूम यह कहता है कि जॉर्ज के पास उस घर के एक क्लोजेट की चाबियां थी। इस पर वो यह कहती है कि वो यहाँ का केयरटेकर भी तो हो सकता है और भी कुछ हो सकता है और वो आसानी से उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। जिस पर क्ले यह कहता है कि वो जाकर उनसे बात करेगा और अगर उसे कुछ भी अजीब महसूस होता है तो वो उनको वहाँ से जाने के लिए बोल देगा। एंड आई मीन, इतने एडवांस जमाने के अंदर भी वो लोग मेल पर बात कर रहे थे, वहाँ पर कोई नंबर वगैरह तो मेंशन होना चाहिए था ना। वो कॉल कर पता कर सकती थी कि वो वाकई में वहाँ का मालिक है या फिर नहीं। खैर, अब ये दोनों ही नीचे आ जाते हैं और जॉर्ज से बात करने लगते हैं, जिससे अमेंडा कुछ सवाल जवाब करती है कि उसने यह घर कब लिया था, शहर में उसका एड्रेस क्या है, और सभी सवालों के जवाब वो अच्छे से दे देते हैं। खैर, वो यहाँ का मालिक था
और जब एमेंडा आईडी मांगती है तो वो यह कहता है कि वो जिस प्रोग्राम में गए थे उसी दौरान उसने अपना कोट निकाला था और जल्दी में बाहर निकालने के चक्कर में वो वहीं पर भूल गया और उसकी आईडी भी उसी के अंदर रह गई। और जब से एमेंडा क्ले यहाँ पर आए हैं तब से ही वाईफाई सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं, उनके फोन सर्वर्स भी डाउन है और इंटरनेट भी एक्सेस नहीं हो पा रहा था। और जॉर्ज अपनी वाइफ के बारे में यह बताता है कि वह एक आर्ट डीलर है जो कि अपने काम से मोरक्को गई हुई है, जो कि अगले दिन ही आ जाएगी। अब ये सारी बातें हो ही रही होती है कि इतने में रोज टीवी ऑन करती है तो उस पर इमरजेंसी का अलर्ट बताया जा रहा था, मतलब शहर में इमरजेंसी लगी हुई है जो कि किसी से भी हो सकता है, हमला हो सकता है या कुछ भी और। क्ले उन्हें आज रात यहीं पर रुकने के लिए बोल देता है क्योंकि ह्यूमैनिटी के नाते यह चीज तो देखो करना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात कि वो उस घर का मालिक भी था तो उसको आउट कैसे कर सकते हैं। खैर रूथ और जॉर्ज बेसमेंट में चले जाते हैं जहां पर रूथ यह कहती है कि उन्हें सैनफोर्ड फैमिली को यहां से निकालना होगा। इस पर जॉर्ज कहता है कि वो उन्हें डरा कर यहाँ से ऐसे नहीं भगा सकते, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर वो पूछती है कि सब ठीक तो हो जाएगा ना। फिर उसे और भी कुछ पता चला है, लेकिन फिलहाल जॉर्ज यह कहता है कि जब तक आगे चीजें पता न चले वो कुछ भी नहीं कहना चाहता। और हम एमेंडा और क्ले को देखते हैं जहां पर एमेंडा काफी ज्यादा चिंतित थी और वो कहती है कि इन लोगों की पिक्चर्स भी इस घर के अंदर नहीं है, जिस पर क्ले यह समझता है कि शायद इन लोगों ने प्राइवेसी की वजह से उन्हें हटा कर रख दिया हो और एमेंडा ज्यादा परेशान ना हो, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। और हम टीवी स्क्रीन देख पाते हैं जिस पर न्यूज अलर्ट था कि पूरी कंट्री के अंदर ही साइबर अटैक हो चुका है और अब टीवी भी ब्लैकआउट हो जाता है। अब अगले दिन रोज एमेंडा को जगाती है और उसे वाईफाई, फोन सिग्नल्स और नेटवर्क के डाउन होने की बात कहती है। और अब तो टीवी सिग्नल्स भी जा चुके थे और वहाँ पर उसको फ्रेंड्स का लास्ट सीजन देखना था, लेकिन वो उसको देख नहीं पाई। और यहाँ से शुरू हो जाता है इस मूवी का पार्ट 2 यानी कि द कर्व। अब उसे खेलने भेजकर एमेंडा अपने फोन को देखती है तो उस पर भी ढेर सारे न्यूज अलर्ट आ चुके थे कि सब जगह ब्लैकआउट हुआ है, जिसके पीछे हैकर का हाथ है। और एक अलर्ट था लेकिन वो स्पेशल कैरेक्टर्स में था तो उसे वो समझ में नहीं आता, इनफैक्ट हम भी नहीं समझ पाते। अब वो नीचे आती है और रोज गार्डन में खेलने जाती है, जिसे ढेर सारे डियर वहाँ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि उसको काफी अजीब लगता है। शुरुआत में वहाँ पर 2 डियर आए थे लेकिन अब वहाँ पर पूरा का पूरा झुंड आ गया था। खैर अब क्ले शहर की ओर निकल जाता है, वहाँ पर उसे न्यूज़पेपर या फिर और ज्यादा जानकारी मिल सकती थी कि क्या हुआ है और वहाँ पर शायद उसे कोई मदद भी मिल जाती। इसी बीच रुथ भी एमेंडा से बात करती है और एमेंडा उसे यह बताती है कि न्यूज अलर्ट के अंदर हैकर्स के बारे में पता चला। इस पर वो कहती है कि पावर प्लांट में कोई हैकर घुसकर यह सब कर सकता है और पहले भी कहीं पर ऐसा हुआ था जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। अब तभी जॉर्ज भी वहां पर आ जाता है जो कि उनसे बात करते हैं और कहता है कि सालों पहले आई लव यू बग लोगों को ईमेल्स में मिला था और जो मेल में अटैचमेंट होता था जिसको क्लिक करते ही वो आगे पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फॉरवर्ड हो जाया करता। और जब इस चीज की तहकीकात हुई तो पता चला था कि यह फिलीपींस के 2 बच्चों की करतूतें थी और वह अभी अपने नेबर के घर जा रहा है जो कि थोड़ी दूर बीच के पास ही रहता है, जहाँ पर शायद उसे कोई मदद मिल सकती है या फिर शायद कोई जानकारी। अब यहाँ रोज आकर अपने भाई आर्ची से कहती है कि उसने आज बहुत सारे डियर्स को देखा, जिस पर वो काफी ज्यादा चिंतित है कि वह उन्हें कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन आर्ची उस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब वो घूमते हुए जंगलों तक चले जाते हैं जहाँ पर उनको एक कैबिन मिलता है जहाँ पर ऐसे इम्प्रेशंस है जैसे वहाँ पर कोई पर्सन रहता है। और आर्ची रोज को डराने के लिए मजाक में यह कहता है कि शायद वह पर्सन रोज उन पर छुपकर नजर रख रहा होगा और हम यह भी नोटिस कर पाते हैं कि आर्ची को कोई बग भी काट लेता है। खैर तभी जॉर्ज को दिखाया जाता है जिससे रुथ बात करती है कि उसकी माँ पता नहीं कैसी होगी, सेफ भी होगी या फिर नहीं, वो यहाँ पर आ भी पाएगी या फिर नहीं, और आएगी भी तो कैसे आएगी। इस पर जॉर्ज यह कहता है कि वो आ ही गई होगी और बिल्कुल सेफ होगी, कुछ चिंता ना करे। तभी हमें क्ले को दिखाया जाता है जिसका जीपीएस काम नहीं कर रहा होता तो वो भटक जाता है और अब उसको एक स्पेनिश लेडी मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और परेशान थी। वह उसे मदद मांगती है लेकिन ना तो वह
ना ही हम उसकी बात समझ पाते हैं, तो वो वहाँ से आगे चल पड़ता है। खैर तभी उसे एक ड्रोन दिखाई देता है जो कि बहुत सारे लीफलेट्स को गिरा रहा था, जिसमें अरबिक में कुछ लिखा हुआ था, शायद इमरजेंसी अलर्ट के बारे में ही कुछ होगा, और उस पर स्नेक भी बना हुआ था। अब यहाँ पर हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि अपने नेबर के घर पर आता है, जहाँ पर तोड़फोड़ और तबाही मची हुई थी। साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था और घर के अंदर तक पानी भरा हुआ था। हालांकि बीच काफी दूर पर था। अब वो अपने दोस्त का सैटेलाइट फोन निकालता है, लेकिन शॉकिंगली आसमान साफ होते हुए भी सैटेलाइट फोन काम नहीं करता। अब वो बीच तक जाता है और यहाँ पर वो ढेर सारे लोगों को देखता है जिनके बॉडी पार्ट्स वहाँ पर थे। अब यह सभी बॉडीज जो थी वो पैसेंजर, क्रू और कैप्टन की थी, जिनकी बॉडी पार्ट्स बड़े ही अजीब से हो गए थे, यानी कि उन सभी की बॉडी इसके चीथड़े हो चुके थे। साथ ही साथ वहाँ पर और भी सारे क्रैश प्लेन भी थे और तभी उसके सामने एक और प्लेन सेम स्पॉट पर आकर क्रैश हो जाता है और वो उसके इम्पैक्ट से बचने घर में जाकर छुप जाता है और पानी का इम्पैक्ट वहां तक आ गया था। यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि वहां पर अंदर पानी कैसे घुसा था। फिर अब वह घर वापस आता है और रुथ को यह सब नहीं बताना चाहता था, तो वो अमेंडा से अकेले में बात करने लगता है और यह कहता है कि उसे यह पहले से ही पता चल गया था। वो जिस फील्ड में काम करता है उसके अंदर उसे ऐसे पैटर्न्स को एनालाइज करना पड़ता है, ऐसी चीजों को रीड करना सीखना पड़ता है जिनसे दुनिया चलती है, और अब उसके जैसे कोई इस चीज में इतना वक्त बिताए तो वो फ्यूचर भी बता सकता है। अगर सब कुछ नॉर्मल है या मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ यानी कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बैलेंस बिगड़ चुका है और वो अपने नेबर के घर पर भी गया था और उसका सैटेलाइट फोन लेने के लिए, लेकिन वो सैटेलाइट फोन भी काम नहीं किया, जो कि बहुत ही अजीब बात है। जिस पर अमेंडा कहती है कि सैटेलाइट हैक होना बड़ी बात नहीं है, वो तो स्पेस में है। जिस पर वो कहता है कि वो ऑपरेट टू अर्थ के ही कंप्यूटर से की जाती है और उसे नहीं लगता कि ये छोटी मोटी हैकिंग वाली चीज है। और अब उन्हें बहुत ही तेज आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो तीनों जंगलों में बच्चे जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और आर्ची अपने कान को थोड़ी देर बाद ढकता है और उस नॉइज को वो झेल तक नहीं पा रहे थे और उसे घर के ग्लास में से इस वॉल तक की भी क्रैक होने लगती है, जिसके साथ ही पार्ट 3 यानी कि द नॉइज शुरू हो जाता है। खैर अब इस आवाज से वो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और बच्चे भी डरकर वापस घर आ चुके थे। इसके साथ ही यह आवाज भी रुक जाती है, जिसके बारे में अमेंडा बात करने लगती है कि यह क्या हो सकता है, जॉर्ज और क्या जानता है, और वो प्लेन क्रैश की बात भी बोलती है जो कि उसने उसे बता दी थी, जिससे रुथ थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ तो प्लेन से ही आने वाली थी और यह बात वो अपनी बेटी से इसलिए छुपाना चाहता था क्योंकि वो अपनी माँ को लेकर जड़ जाती, क्योंकि वो भी तो प्लेन में ही सफर कर रही है। खैर अब वो लोग डिस्कशन करते हैं कि यह क्या हो सकता है और अमेंडा उस आदमी के बारे में बताती है जो कि बहुत सारा पानी और कैंड फूड लेके जा रहा था, तो उसको पता होगा कि यह सब होने वाला है और उन्हें भी चीजें तैयार करके रख लेनी चाहिए, सप्लाईज को जोड़ लेना चाहिए। जिस पर जॉर्ज उसको आराम करने के लिए कहता है क्योंकि वह काफी ज्यादा डर रही थी और उस आदमी के बारे में वो बताता है कि उसका नाम तो डैनी है, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्वाइवल लिस्ट है, जो कि यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर भी है और वह ऐसे ही शॉपिंग करता है, तो वह उस पर ज्यादा ध्यान न दे। अब तक क्ले भी वापस आ जाता है जो कि लीफलेट दिखाता है जिसके अंदर अरबिक में कुछ लिखा हुआ था जो कि उनको समझ में नहीं आता, लेकिन आर्ची एक लाइन को समझ जाता है जो की थी डेथ ऑफ अमेरिका और वहाँ पर एक स्नेक सिंबल भी बना हुआ था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। अब सैनफोर्ड फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, जिनको यह लगता है कि देश पर हमला हुआ है और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जिन्हें जॉर्ज रोकने की कोशिश करता है क्योंकि हालात तो शहर के अंदर इससे भी ज्यादा खराब होंगे और वो लोग जर्सी तक जा रहे हैं, तो भी उनको शहर से ही निकलना पड़ेगा और वो उसकी बात न सुनते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। और रुथ काफी परेशान थी जो कि यह कहती है कि उसकी माँ अब नहीं रही होगी, जिस पर जॉर्ज कहता है कि वो किसी और प्लेन में होगी और सब कुछ ठीक होगा, वो ज्यादा नेगेटिव ना हो। फिर अब यहाँ सैनफोर्ड फैमिली आगे जाती है तो उन्हें रास्ते में ढेर सारी टेस्ला कार्स दिखाई देती है जो कि क्रैश हो गई थी और यह कार्स ऑटो पायलट पर अपने आप भी चल सकती है और एक के बाद एक कार वहां पर आकर क्रैश हो रही थी, जिससे बचकर वो लोग वापस चले जाते हैं और हम दूर से आते हुए सायरन की आवाजों को भी सुन पाते हैं और हम एक भयानक नजारा देखते हैं कि दूर तक हजारों क्रैश हुए कार्स, एक्सीडेंट और तबाही मची हुई थी।
अब सैनफोर्ड फैमिली वापस जॉर्ज के ही घर पर आ जाती है, जिसके साथ शुरू होता है पार्ट 4 यानी कि दी फ्लड। अब वह सभी लोग काफी परेशानी में थे और बच्चों को उनके रूम्स पे सुलाने के लिए वो भेज देते हैं, जहाँ पर रोज को फ्रेंड्स सिटकॉम का लास्ट एपिसोड देखना था और वो इन हालातों से बहुत ही ज्यादा उदास थी, तो ये एपिसोड उसको खुश रख सकता था। यानी कि वो यहाँ पर अपनी खुशी देख रही थी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक भी था। वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि चीजें काफी खराब है और उसके पेरेंट्स उसकी बात भी नहीं सुन रहे थे। खैर, तभी हम घर के बाहर घूमते हुए डियर्स को देखते हैं और क्ले भी पानी स्टोर करने लगता है और रूथ उसके पास आती है और वो दोनों बात करते हैं। अब एमेंडा जॉर्ज के पास थी, वो उससे बात कर रही थी और वो दोनों काफी बातें करते हैं और उनके बीच में जो एक रूडनेस वाला माहौल था वो भी खत्म होने लगता है। एमेंडा से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया था, तो वह बताता है कि उसका एक दोस्त है जो कि डिफेंस के लिए काम करता है, द पेंटागन के सीक्रेट्स को हैंडल करता है और वह हमेशा उसे मजाक में बोलता था कि वह शैतानों के साथ मीटिंग करने जा रहा है जो कि दुनिया चलाते हैं। अब यह सब एमेंडा को मजाक ही लग रहा था, लेकिन वह यह कहता है कि प्रोग्राम वाली रात को उसने उसी दोस्त को कॉल किया था, जिससे उसने मजाक में फिर से कहा कि क्या वो आज भी मीटिंग करने शैतान के पास जा रहा है। लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं हंसा और उसने जॉर्ज से यह कहा था कि वह अपना ख्याल रखे और उसकी आवाज में एक परेशानी थी, जैसे उसे जॉर्ज के लिए बुरा लग रहा हो। अब वो लोग कहता है कि दुनिया कुछ लोग नहीं चलाते, लेकिन चीजें बुरी होने से पहले, तबाही होने से पहले, सब कुछ खत्म होने से पहले कुछ बड़े लोग होते हैं जिन्हें पहले ही खबर मिल जाती है और अभी वही हो रहा है। इसे सुनकर एमेंडा परेशान हो जाती है। अब वो उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसे डांस करने के लिए ले जाता है। वो दोनों यहाँ पर हक भी करते हैं और यहाँ पर वो चीट करने वाले थे, लेकिन अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर के बारे में सोचकर वो ऐसा नहीं करते। एमेंडा एक ऐसी लेडी थी जिसको किसी पर भरोसा नहीं था और यहाँ पर वो चीट करते करते रह गई। फिर भी वो अपनी वाइफ को याद करके रोने लगता है और यह कहता है कि वो अब नहीं रही होगी, उसकी बेटी ही अब उसका सहारा है जिसके बिना वो नहीं जी पाएगा। इस पर एमेंडा उसको हिम्मत देती है। अब यहाँ क्ले और रुथ भी बात कर रहे थे, जहाँ पर वो उसे उस ऑयल शिप के बारे में बताता है और कहता है कि वो अंडर अटैक हो तो बिना ऑयल के बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। यानी कि उसका यह सजेशन था कि वह जाकर ऑयल को लेकर आए। खैर, फिर से वही तेज आवाज सुनाई देती है जो कि थोड़ी देर बाद खुद पर खुद बंद हो जाती है और अब क्ले और रुथ वहाँ के पूल में फ्लामिंगोस को देखते हैं जो कि इस इलाके में कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जू था न, शायद वहाँ से वो भाग आए होंगे, क्योंकि जब इतनी तबाही मची है तो जू के अंदर भी कौन ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्लामिंगोस आवाज की वजह से डिसओरिएंटेड हो गए, मतलब भटक गए होंगे और अब फिर से आवाज होती है जिसकी वजह से फ्लामिंगो वहां से फिर उड़ जाते हैं। खैर, इसके बाद में सभी लोग सोने चले जाते हैं और सैनफोर्ड फैमिली साथ ही सो रही थी, जहाँ पर रोज एमेंडा को कहानी सुनाती है जिसके अंदर एक आदमी को बचाने के लिए गॉड अलग अलग तरीके से मदद भेजते हैं, लेकिन वो आदमी इसके बारे में समझ नहीं पाता और अब वो कहती है कि वो भी जब इंतजार नहीं करेगा मतलब खुद हेल्प लेगी, उन्हें खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अब वहीं रुथ जॉर्ज से बात कर रही होती है और कहती है अगर हालात खराब हुए तो वो लोग इस फैमिली पर यकीन नहीं कर सकते। इस पर वो कहता है कि वो रुथ को प्रोटेक्ट करके रहेगा। और अगले दिन एमेंडा जगती है तो उसकी बेटी रोज गायब थी और आर्ची के दांत खुद ब खुद एक के बाद एक झड़ने लगे थे, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर शुरू होता है पार्ट 5 यानी द लास्ट वन। अब यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ऊपर से रोज भी गायब हो गई थी। अब उसका पिता क्ले उसको ढूंढने गया हुआ था जो कि उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी और यहाँ आर्ची की भी तबीयत खराब होती जा रही थी। इस पर जॉर्ज यह सजेस्ट करता है कि उन्हें डैनी के पास जाना चाहिए, वो अक्सर ऐसी कंडीशंस के लिए तैयार रहता है तो उसके पास अभी दवाई हो सकती है। अब वो क्ले और आर्ची के साथ डैनी के घर के लिए निकल जाता है और रुथ के फोन में 1 घंटे का टाइमर लगाता है कि इतने टाइम में वो वापस आ ही जाएगा। अब यहाँ एमेंडा और रुथ रोज को ढूंढने लगती है जो कि उन्हें कहीं भी नहीं मिलती और इसी बीच एमेंडा रुथ के ऊपर चिल्ला देती है जो कि इमोशनल हो जाती है। तो अब वो उसे माफी मांगती है और कहती है कि उसके काम में वो लोगों से हेट करने लगी थी। उसे लगता था कि सब बुरे होते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही है और उसे फील होता है कि अब उसे लोगों के साथ की जरूरत है। वो लोग अब बाहर निकलती है तो एमेंडा को साइकिल के टायर के निशान दिखाई देते हैं जो कि आगे कहीं जा रहे थे
और रुथ को बहुत सारे डियर्स घेर लेते हैं जो कि उसके पास आने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो उस पर कभी भी हमला कर देंगे, लेकिन अमेंडा बहुत जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा देती है और रुथ को बचाती है। दूसरी तरफ हम जॉर्ज और क्ले को देख पाते हैं जो कि डैनी से हेल्प मांगते हैं, जो कि अपनी गन लेकर बाहर आते हैं। अब वो उसे मदद और दवाई मांगते हैं, लेकिन वो उनकी मदद करने से सीधा इनकार कर देता है। इनफैक्ट डैनी के गेट के बाहर भी यह लिखा हुआ था कि मदद की उम्मीद मत करना। अब वो यह कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है और जॉर्ज के नेबर ने एक बंकर बनाया था और ऐसी ही कंडीशंस के लिए वो था, तबाही माहौल के लिए था। वो लोग वहां पर जाकर शरण ले सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं और आर्ची के दांत उस नॉइस की वजह से टूटे होंगे। और कुछ दिन पहले क्यूबा के अंदर ही वो आवाज सुनी गई थी और यह एक माइक्रोवेव वेपन है जिसके अंदर रेडिएशन तो है ही और अब रेडिएंट लिमिट भी बाहर आ चुका है। तो अलर्ट अलार्मिंग कंडीशन बन चुकी है और यह सारी की सारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग बन चुकी है। अब यहाँ पर मुझे यह लगता है कि आर्ची की जो दांत है वो ना शायद उस रेडिएशन की वजह से टूटे होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर वो जो वेपन की आवाज थी उस वक्त आर्ची ने अपने कान बहुत देर बाद बंद किए, जिसके चलते उस पर ज्यादा असर हुआ। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको एक बग ने बाइट किया था, हो सकता है कि उसकी वजह से भी ऐसा हो। खैर अब डैनी उनको जाने के लिए कह देता है और जॉर्ज बिना दवाई जाने से मना करता है, तो वह उस पर गन तान देता है और बदले में वह भी उस पर गन पॉइंट करता है। और क्ले अब बीच में आकर दोनों को रोकता है और डैनी से रिक्वेस्ट करने लगता है, जो कि फाइनली उनको दवाई दे देता है। यानी कि जिस बंदे के घर पर यह लिखा है कि रहम की उम्मीद मत करना, वो फाइनली उनको दवाई दे देता है। यानी कि यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। ह्यूमैनिटी जब खतरे में होती है तो कई लोग ऐसे मदद भी करते हैं। डैनी यह कहता है कि उन्हें छोड़ दिया गया और सब तबाही की ओर है और शायद यह काम कोरियंस या फिर चाइनीज का भी हो सकता है। इस पर क्ले उसे वो पैम्पलेट दिखाता है जिसके अंदर अरबिक में डेथ ऑफ अमेरिका लिखा था, लेकिन वो कहता है कि इस सैन डियागो के अंदर उसके दोस्त को ऐसे ही परिचय मिले थे जिसके अंदर सेम बात कोरियन या फिर चाइनीज में लिखी हुई थी। यानी कि यहाँ पर सबको भटकाया जा रहा है कि इसके पीछे असलियत है क्या। खैर अब ये लोग वापस आते हैं और आर्ची को दवाई खिलाकर वो लोग कार में आते हैं, जहाँ पर जॉर्ज क्ले से कहता है कि अब हालात खराब होने वाले हैं, तो वो श्योरिटी चाहता है कि वो उसका साथ देगा और उनको जल्द से जल्द ही वो बंकर ढूंढना होगा। इसके बारे में डैनी ने उनको बताया था, उनको जल्दी से वहां छुपना होगा, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं करेंगे। खैर अब वो उसे असली सच बात बताता है कि आखिर यह हो क्या रहा है, जो कि वो समझ चुका है, लेकिन पहले वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हालातों को देखते हुए उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो असल में वो फाइनेंस में है जिसके बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और सबसे बड़ा क्लाइंट और उसका दोस्त जो है वो डिफेंस में है, तो उसके काफी काम मिलिट्री प्रोग्राम एनालिसिस करने में जाता है और वहां पर उसे एक प्रोग्राम के बारे में पता चला था जिसे पूरी डिफेंस बहुत डरी हुई, जो एक सिंपल 3 स्टेप का मेन्यू पर है। यानी कि एक ऐसा प्रोसीड्योर है जिसके चलते आप एक सर्टेन चीज को, एक सर्टेन गोल को अचीव कर सकते हैं, जो कि है किसी भी देश की सरकार गिरने से पहले आइसोलेशन, जिसके अंदर आपको टारगेट के कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सब कुछ खत्म कर दो, उन्हें दुनिया से काट दो, लाचार कर दो और फिर अगली चाल आएगी कि इसे सिंक्रोनाइज केस जिसके अंदर गुप्त हमले होंगे, जैसे कि वो नॉइज अटैक, गलत इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो लीफलेट फैलाना, लोगों के अंदर डर बैठाना कि यह काम किसने किया होगा, या तो चाइनीज ने, कोरियंस ने, इंग्लैंड या फिर किसी और कंट्री ने। उनके बीच की उम्मीद खत्म कर दो, जिससे मिलिट्री और सरकार कमजोर हो जाएगी। इससे होगा यह कि एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में हथियार लेंगे और लोग आपस में ही लड़कर एक दूसरों को खत्म करने लगेंगे। और तीसरा स्टेप है कूप डाटा, जिससे कि अपने आप यह सब होगा जिसके अंदर सिविल वॉर और देश की सरकार कोलैप्स हो जाएगी और देश खत्म हो जाएगा। कूप डाटा का मतलब एग्जैक्ट होता है स्ट्रोक ऑफ द स्टेट या फिर स्ट्राइक अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो इसके चलते ही था और यह सब किसने किया किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ अमेरिका यहाँ पर खत्म हो रहा था, इतना मुझे पता है। यह इसी को खत्म करने के लिए था और यह फेनोमेनन जो था यह पूरे के पूरे वर्ल्ड में नहीं था, बल्कि स्पेसिफिकली अमेरिका के अंदर हो रहा था। खैर वो बताता है कि यह तरीका सबसे इफेक्टिव माना जाता है और शुरू कैसे भी हुआ हो, लेकिन खत्म उन्हें करना होगा और खुद को बचाना होगा। अब वो लोग उस बंकर के लिए निकल जाते हैं। यह अमेंडा और रुथ रोज को ढूंढ रही थी और उन्हें थोड़ी ही दूर पर एक घर दिख जाता है और यह वही बंकर वाला घर है, लेकिन साथ ही साथ वो दूर शहर को भी देखता है जहां पर तबाही मची हुई थी। शहर जल रहा था, ऐसा लग रहा था वहां पर कोई ब्लास्ट हुआ है, गोलियां चल रही थी और मार काट मची हुई थी। और अब यह चीज
सेंस भी बनाती है कि यहाँ पर सारे के सारे शिप्स और प्लेन वगैरह नीचे क्यों गिर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इतना खतरनाक वेपन, सोनिक वेपन चलाया गया था, जिसके चलते सारे के सारे सिस्टम खराब हो गए थे, टेक्नोलॉजी खराब होने लगी थी। खैर, तभी हम रोज को देखते हैं जो कि उसी घर के अंदर थी, जो कि मदद के लिए, बचने के लिए ही निकली थी, और यहाँ पर उसे वो बंकर मिल जाता है जिसके अंदर रहने लायक पूरी फैसिलिटीज है। वो यहाँ पर बहुत टाइम तक रह सकती हैं। वहाँ पर पानी है, कैन फूड है, बिजली है, टीवी है, और अब वो फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड भी देखने लगती है, जिसका नाम भी द लास्ट बनी है। और हम यह भी समझ पाते हैं कि अब ये सारे के सारे लोग भी इस बंकर के अंदर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था कि यह बंकर कहाँ पर है, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखो, जितना मूवी के अंदर दिखाया गया उस हिसाब से तो यही है, जो स्टेप्स यहाँ पर बताए गए थे जॉर्ज की तरफ से, वही हुआ। अमेरिका को खत्म करने की साजिश है, या जिसके चलते ह्यूमैनिटी पेरिश होने वाली थी। आम लोग बहुत ही बुरी तरह मर रहे थे, जिनकी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर जॉर्ज के फ्रेंड की तरफ से एक और चीज बोली गई थी कि वो शैतानों के साथ मीटिंग करने जा रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से एक मेटाफोर हो सकता है, यानी कि वहाँ पर गंदे लीडर्स होंगे जिनके साथ वो मीटिंग होती होगी, और सभी लोग मिल के शायद से अमेरिका को टारगेट कर रहे थे। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि एंडिंग समझ में नहीं आई कि हुआ क्या, फिर क्या था, बल्कि यहाँ पर तो इतना स्पेसिफिकली सब कुछ बताया गया है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई एलियन का खतरा वगैरह नहीं है, बल्कि यहाँ पर माइक्रोवेव वेपन इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से रेडिएशन लेवल बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये आवाज आ रही थी, और वो कानों के लिए काफी खतरनाक थी, और आर्ची के दांत भी इसीलिए गिरने लगे थे। लेकिन अगर नोटिस सिर्फ आर्ची के साथ में ऐसा क्यों हुआ था, तो मेरे ख्याल से जिस बग ने उसको काटा उस वजह से ऐसा हुआ, और साथ ही साथ जो रेडिएंट लेवल्स बढ़ गए थे उसने उसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोइट कर दिया, क्योंकि अगर दांत गिरते तो बाकी सबके भी गिरने चाहिए थे, क्योंकि वह अकेला एक्सपोज नहीं हुआ था, बाकी सभी लोग इस आवाज को सुन पा रहे थे। यहाँ पर शायद से यह भी दिखाने की कोशिश करी गई है कि जब आप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं तो आपके साथ में क्या होता है, सारी चीजें बिल्कुल तबाह हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है इस चीज को दर्शाया गया है। वॉर होगी तो क्या होगा, ऐसा भी दिखाया गया है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। और बात रही जानवरों की, फ्लैमिंगो की, तो वो सारे के सारे यहाँ पर शायद जू से आ गए होंगे, क्योंकि फ्लैमिंगो वहाँ पर होते ही नहीं। तो फ्लैमिंगोज का वहाँ पर होना यही था कि वहाँ पर जू से लौट आए थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आवाज़ को सुनकर, माइक्रोवेव वेपन की आवाज़ को सुनकर ये सारे के सारे जानवर डिसओरिएंटेड हो गए थे। इस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको करना क्या है। इनके सेंसेस बिल्कुल खराब हो गए थे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। यह रियल सिनेरियोज है जो कि हो सकता है, लेकिन बात करें घोस्ट की और सुपरनैचुरल चीजों की तो उनके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। यह फार मोर रियलिस्टिक है और बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। अगर आप लोग बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।